अब्दुल कलाम तो हम सबको याद है। वो हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट थे और पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। लेकिन आज हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें एक आम लड़के से मिसाइल मैन बनाकर तैयार करने वाले उनके गुरु सतीश धवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आज हिंदुस्तान जमीन से छलांग मारकर आसमान तक जा पहुंचा है, तो इसका श्रेय मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन जी को जाता है। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी लीडरशिप में भारत पहली बार लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में सफल हुआ था। तो उन्हें हम भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव का पहला पत्थर भी कह सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं महान वैज्ञानिक सतीश धवन के बारे में। भारत के लिए 14 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। ये न्यूज तो आजकल हर जगह छाई हुई है, लेकिन यहाँ एक नाम और भी इंपॉर्टेंट है, स्पेस सेंटर का नाम। जी हाँ, सतीश धवन। ये नाम देश के उस वैज्ञानिक का है जिन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत में काफी योगदान दिया। सतीश धवन जी का जन्म 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में हुआ था। एक जज के बेटे धवन का पालन पोषण और शिक्षा लाहौर में हुई थी, जहां उन्होंने फिजिक्स, गणित, लिटरेचर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की। सन 1930 और 1940 के दशक का लाहौर एक ऐसा स्थान था जहां इस तरह के एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। 1945 में धवन बेंगलुरु आ गए। यहां उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL में काम शुरू किया। उस जमाने में एरोनॉटिक्स की वही इंपॉर्टेंस थी जो कि आज के समय में कंप्यूटर और IT इंडस्ट्री की है। वो यहां से इंटर्नशिप कर रहे थे, तब उन्हें एक सरकारी स्कीम का पता चला, जिसके तहत देश के कुछ जीनियस छात्रों को तकनीकी एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजा जा रहा था। बस सतीश धवन को भी इसमें सिलेक्ट कर लिया गया और वो अमेरिका चले गए। 1947 में उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय मिनियापोलिस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो हांस लिपमैन के अंडर में अपनी PhD कंप्लीट करेंगे, लेकिन हांस लिपमैन ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनके पिछले भारतीय स्टूडेंट के साथ उनका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा था। लेकिन सतीश धवन ने ठान लिया था कि वो उन्हें मना कर ही रहेंगे और वो लगातार उनके पास जाते रहे। आखिरकार हांस लिपमैन को उनकी बात माननी पड़ी और बाद में उनका ये गुरु शिष्य का रिश्ता उनके जीवन के अंत तक चलता रहा। लिपमैन ने उन्हें अपना पूरा ज्ञान दे दिया और उसी ज्ञान की बदौलत सतीश ने आकर भारत में इतिहास रच दिया। इसरो की शुरुआत विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई थी, लेकिन इसे उड़ान भरना सतीश धवन जी ने सिखाया। धवन को इसरो में ऑक्टोपस की उपमा दी जाती थी, क्योंकि वो एक ही टाइम में इसरो और IISc दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को हेड किया करते थे। 1951 में धवन अमेरिका से वापस भारत लौट आए और उन्हें देश में नए नए इंजीनियर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। अपने स्टूडेंट्स को एरोनॉटिक्स की बारीकियां सिखाने में शेक्सपियर की कहावतें बताया करते थे और कभी पक्षियों की उड़ान देखकर उड़ान की बारीकियां सिखाते थे। वहां उनके पास मौजूद ज्ञान के भंडार को देखते हुए लोग उन्हें द इंस्टीट्यूट भी बुलाते थे। धवन की IISc में नियुक्ति का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। धवन ने अपनी PhD ट्रेनिंग मैथ्स और फिजिक्स में की थी, इसलिए उनके सब्जेक्ट देखते हुए उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। जब वहां उनका इंटरव्यू चल रहा था, उन्हें वहां एक ग्राफ दिया गया जिसमें उन्हें कुछ लाइंस को नाम देने का काम दिया गया। कुछ देर के लिए धवन चुप बैठ गए, जिस पर सामने वाले शख्स को लगा कि उन्हें इसका जवाब नहीं आता, इसलिए उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। तब धवन बड़ी शांति से उठे और ग्राफ को दिखाते हुए बोले कि जब इस ग्राफ को किताब से कॉपी किया गया तो उससे उल्टा कॉपी कर दिया गया। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी प्रोफेसर हैरान रह गए, क्योंकि वो अपनी बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे और उनका यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर देश के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। 1971 में सतीश धवन ने IISc से ब्रेक ले लिया और वो वापस कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए। वहां कुछ रिसर्च वर्क करने लगे। 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई की मौत हो गई। ये पूरे देश और खास तौर से देश के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका था। इसरो के डायरेक्टर होने के साथ साथ साराभाई प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर भी थे, लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी, वो ये कि जिम्मेदारी किसको दी जाए। उस समय सबके दिमाग में एक ही नाम आया, सतीश धवन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सतीश धवन कुछ समय पहले ही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च CSIR के डायरेक्टर जनरल और रक्षा मंत्री के सलाहकार की पोस्ट का ऑफर ठुकरा चुके थे। ऐसे में ये पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे, इस बात पर लोगों को काफी डाउट था। उनके इनकार की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे नाराज चल रही थी, लेकिन आखिरकार कुछ शर्तों के साथ धवन इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली, वे IISc के डायरेक्टर बने रहेंगे। दूसरी, स्पेस मिशन का हेड ऑफिस अहमदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा।
तीसरी ये कि लौटने से पहले वो अपना अमेरिका का रिसर्च वर्क कंप्लीट करेंगे और इंदिरा गांधी ने उनकी सभी शर्तें मान ली। 1972 में अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने इसरो के डायरेक्टर का पद संभाल लिया। उन्होंने हमेशा भारत के स्पेस मिशन के वैज्ञानिकों को नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज किया। साथ ही उनकी हमेशा एक कोशिश रही कि इसरो का काम हमेशा एटॉमिक रिसर्च से अलग रहे और उनका इसरो को बेंगलुरु शिफ्ट करने का मकसद भी इसे ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही से दूर करना था। इतने नहीं, उन्होंने देश की अगली पीढ़ी से कई अच्छे साइंटिस्ट भी ढूंढ कर दिए, जिनमें से एक नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी कि कलाम को कलाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ सतीश धवन जी का ही था। सतीश धवन की लीडरशिप का किस्सा सुनते हुए अब्दुल कलाम ने एक इंसिडेंस के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त 1979 को SLV-3 के जरिए 40 किलो की सैटेलाइट लॉन्च की टेस्टिंग की जा रही थी। लॉन्च की सारी तैयारियां हो चुकी थी कि तभी कंप्यूटर पर लॉन्च कैंसिल करने का संदेश आने लगा। फैसला कलाम को लेना था, लेकिन उन्होंने रिस्क लेना मंजूर किया, रॉकेट को लॉन्च कर दिया। लेकिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद वो रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जाकर क्रैश हो गया। उस समय पूरा मीडिया कलाम को इस फेलियर का जिम्मेदार बता रहा था। तब सतीश धवन सामने आए और बोले कि हम असफल रहे, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, मुझे विश्वास है अगली बार हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अपने सीनियर का यह विश्वास किसी भी जूनियर को उम्मीद और हिम्मत देने के लिए काफी था। आखिरकार 18 जुलाई 1980 को एक बार फिर से कोशिश की गई। इस बार कोशिश कामयाब भी रही। धवन 1984 तक इसरो के डायरेक्टर है। इस टाइम पीरियड में भारत ने रिमोट सेंसिंग, संचार, मौसम आदि क्षेत्रों में अपनी शक्ति में इजाफा किया। इनसेट, PSLV, IRS जैसे सिस्टम तैयार हुए। इसरो दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसीज में से एक बन गया। और जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये कि उन्होंने कभी भी अपने पैसे के लिए काम नहीं किया। वो जानते थे कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो पूरे समय केवल 1 रुपए की सैलरी लिया करते थे। साल 2002 में 3 जनवरी को सतीश धवन का निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का नाम बदलकर प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। दोस्तों, देखा आपने कि आज अगर हम चांद पर पहुंच पाए हैं तो उसके पीछे कितने महान और टैलेंटेड लोगों का हाथ रहा है, और ये लोग हमेशा ही इसरो की शान थे और रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और नीचे जरूर कीजिए सपोर्ट चंद्रयान 3 का। हमारी कामना है कि चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट सफल हो।